हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की गणना करने की आय विधि, नेशनल इनकम कैलकुलेटिंग बाय इनकम मेथड। तो शुरू करते हैं वीडियो आय राष्ट्रीय आय की गणना करने की आय विधि के साथ। तो पहले परिभाषा इसकी, आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों, श्रम, पूंजी, भूमि, उद्यम को उत्पादक सेवाओं के बदले में क्रमशः मजदूरी, ब्याज, लगान व लाभ के रूप में किए गए भुगतानों की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप करती है। तो क्या है कि जो साधन आए हैं उनकी सेवाओं के बदले में जो रिवार्ड उनको मिलता है उसका गणना करके राष्ट्रीय आय का माप करती है। आगे आता है आय विधि के कदम, वेरियस स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड। आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, उत्पादक उद्यमों की पहचान व वर्गीकरण। पहले कदम में है हमने उत्पादक उद्यमों की पहचान करनी है और उनका वर्गीकरण करना है, कौन कौन से हैं। इस विधि में सबसे पहले उन उत्पादक उद्यमों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग करते हैं। इन उत्पादक उद्यमों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से तीन भाग हैं? पहला आता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र। यह वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं, मछली पालन उद्योग, खनिज उत्खनन आदि शामिल किए गए हैं। ये सभी उप क्षेत्र प्राकृतिक साधनों, भूमि, पानी, वनों आदि का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र। इसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। यह वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं, जैसे कपास से कपड़ा बनाना आदि। तीसरा आता है तृतीयक क्षेत्र। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र में उत्पादक केवल सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि। आगे आता है भारत में आय विधि की का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय गणना करने के लिए किया जाता है। इनमें गैर पंजीकृत विनिर्माण, गैस, बिजली व जल आपूर्ति, बैंक या बीमा, परिवहन व संचार तथा संग्रहण, अचल संपत्ति, स्वामित्व, व्यावसायिक सेवाएं, व्यापार, होटल, सार्वजनिक व प्रतिरक्षा तथा अन्य सेवाएं। दूसरा कदम आता है साधन आय का अर्थ और वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे साधन आय क्या है। साधन आय से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित उस आय से है जो साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। यह है किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित उस आय से है जो साधन सेवा के बदले में प्राप्त होती है। यह श्रम के बदले मजदूरी, भूमि के बदले लगान, पूंजी के बदले ब्याज और उद्यमशीलता के लिए लाभ के रूप में प्राप्त हो सकती है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त होने वाली वृद्धावस्था पेंशन अर्जित आय नहीं है, इसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। आगे आता है साधन आय को मुख्य रूप से निम्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी भाग हैं? नंबर 1, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। इसमें नगद मजदूरी व वेतन किस्म के रूप में आय, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मालिकों का योगदान तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को शामिल किया जाता है। दूसरा आता है प्रचालन अधिशेष। इसमें संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय को शामिल किया जाता है। यह दोनों क्षेत्रों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है, परंतु सामान्य सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न नहीं होता। प्रचालन अधिशेष में निम्न मदें शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी हैं? लगान तथा रॉयल्टी, ब्याज, लाभ के कई भाग होते हैं, लाभांश, निगम कर, अवितरित लाभ। तीसरा पॉइंट आता है मिश्रित आय। स्वरोजगार व्यक्ति अपने साधनों की सहायता से वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन करते हैं, अतः लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ के रूप में मिलीजुली आय प्राप्त होती है। इसे ही मिश्रित आय कहा जाता है। इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। चौथा पॉइंट आता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। किसी देश के निवासियों द्वारा विदेशों में प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में किसी देश में निवासियों द्वारा
विदेशों में प्रदान की गई साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त आय और एक देश की घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा प्रदान की गई सृजन साधन सेवाओं के बदले में भुगतान की गई आय के अंतर को विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहा जाता है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शुद्ध घरेलू आय में जोड़कर राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। अब आता है तीसरा कदम, साधन आय का अनुमान। प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा भुगतान की गई आय की गणना करने के लिए प्रत्येक उत्पादक उद्यम द्वारा भुगतान की गई आय की गणना करने के लिए उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली साधन की इकाइयों को उन्हें दिए जाने वाले भुगतान से गुणा कर दिया जाता है। इस प्रकार जो योग आएगा वह प्रत्येक उद्यम द्वारा भुगतान की गई सकल आय होगी। अर्थव्यवस्था के सभी उद्योगों द्वारा भुगतान की गई आय को जोड़कर शुद्ध घरेलू आय प्राप्त की जा सकती है। हम इसको अलग अलग से पढ़ते हैं। पहला है शुद्ध घरेलू आय में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर शुद्ध राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा आता है शुद्ध राष्ट्रीय आय में स्थायी पूंजी का उपभोग को जोड़कर सकल राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जा सकता है। तीसरा, सकल राष्ट्रीय आय में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जोड़कर बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं आय विधि से संबंधित सावधानियां। तो पहली सावधानी हमने क्या देखनी है, हस्तांतरण आय जैसे वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, छात्रवृत्तियां, जेब खर्च आदि को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, परंतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। दूसरा आता है गैर कानूनी कार्य जैसे स्मगलिंग, चोरी, जुए आदि से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तीसरा आता है पुरानी वस्तुएं जैसे पुरानी कार, पुराना मकान आदि से प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, परंतु इनको बेचने से मिलने वाला कमीशन राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। आगे आता है चौथा शेयर एवं बॉन्ड्स, इनको बेचकर प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। पांचवा आता है अचानक प्राप्त आय। अचानक प्राप्त आय का मतलब जैसे लॉटरी से प्राप्त हो गई, एकदम से मिलने वाली आय, जो भी अचानक प्राप्त होने वाली आय और पूंजीगत लाभ को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। छठा पॉइंट आता है जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रह रहे हैं उनका आरोपित किराया राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। सातवां पॉइंट आता है स्वयं उपभोग वस्तुओं का आरोपित मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, परंतु स्वयं उपभोग वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। आठवां आता है अप्रत्यक्ष करों जैसे बिक्री कर, उत्पादन कर आदि के फलस्वरूप वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसलिए ये बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय में तो शामिल होते हैं, परंतु साधन लागत पर राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते। नौवां पॉइंट आता है निगम कर, लाभांश तथा अवितरण लाभ को राष्ट्रीय आय में अलग से शामिल नहीं किया जाता यदि लाभ को एक बार राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है। आपको पता ही है कि लाभ के ये तीनों भाग हैं, निगम कर, लाभांश और अवितरण लाभ। इन तीनों को मिलाकर के लाभ बनता है। 10वां पॉइंट आता है कर्मचारियों के पारिश्रमिक में इनके द्वारा दिया गया आयकर शामिल होता है, इसलिए आयकर को अलग से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। 11वां आता है मृत्यु कर, उपहार कर व संपत्ति कर तथा आकस्मिक लाभ पर करों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। इसका कारण है कि इनका भुगतान पिछली बचतों में से किया जाता है। 12वां पॉइंट मजदूरी, वेतन तथा मालिकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा, प्रोविडेंट फंड आदि में दिया गया अंशदान कर्मचारियों के वेतन का भाग है, अतः इसे अलग से राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।